क्या हालचाल बच्चों, आप सभी के। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम क्लास 10th में इंटर कर चुके हैं और हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर गणित का। वो क्या है, हमारी पहला चैप्टर हमारा क्या है, वो है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो हम एक चैप्टर मैथ्स का पढ़ेंगे, फिर एक चैप्टर किसका पढ़ेंगे, साइंस का पढ़ेंगे, ताकि हमारा एक क्या हो, बैलेंस बना रहे दोनों चीज़ों में। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या, यानी कि आज हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ें, हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ते हैं कि ये वास्तविक संख्याओं का निर्माण आखिर हुआ कैसे। ठीक है, तो जैसे हम सब अपने अपने अगर कास्ट की बात करें तो थोड़ा कास्टिज्म के आधार पर हम सबका अलग अलग क्या है, कैटेगरी है। जैसे कोई एसटी है, कोई एससी है, कोई जनरल है, कोई ओबीसी है, और अभी एक नया सेगमेंट आया है वो क्या है, ईडब्ल्यूएस है। उसी तरह हमने क्या किया है ना कि संख्याओं को भी बांटा है, अलग अलग कैटेगराइज करके हमने क्या किया है, संख्याओं को भी बांटा है। ठीक है, तो इसी सीरीज में सबसे पहला जो संख्याओं का जो श्रेणी है, जो क्रम आता है, वो आता है प्राकृतिक संख्या। वो क्या आ जाता है, वो आता है प्राकृतिक संख्याएं। वो आता है प्राकृतिक संख्याएं। वो आता है प्राकृतिक संख्याएं, और इसका हम लोग निरूपण करते हैं किससे, एन से निरूपित करते हैं। इसको हम लोग निरूपित करते हैं एस से, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का निरूपण हम लोग एस से करते हैं। ऐसी संख्याएं जो हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, प्राकृतिक से प्राप्त हुई है। अब प्राकृतिक से प्राप्त होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि वो आम की तरह, मतलब जो आम में जैसे पेड़ लगते हैं ना, आपने आम तोड़ लिया, हमने गया और किसी पेड़ में लगे हुए थे 1 2 3 4 5 4, हमने क्या कर दिया, गया और तोड़ के ले आए। अरे ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मतलब प्राकृतिक संख्या वो संख्याएं हैं एक्चुअली में जिसके लिए हम किसी व्यक्ति विशेष को क्रेडिट नहीं देते हैं। यानी कि जैसे हम प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है, शुरू होती है 1 से 2 3 4, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। ठीक है, तो यार ये जो बात हो गई ना 1 2 3 4, ये इसके लिए हम किसी को क्रेडिट नहीं देते हैं। जैसे वन का अगर आपको कोई पूछे कि 1 की खोज किसने की, तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसके लिए हम किसी व्यक्ति विशेष को क्रेडिट नहीं देते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, यानी कि स्वतः ही मिली गई संख्याएं हैं। तो सबसे पहला जो कैटेगरी होता है वो प्राकृतिक संख्याएं होती है। अब सेकंड थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा आता है पूर्ण संख्या। एक प्राकृतिक हो गया, दूसरा आपका आ गया, दूसरा जो संख्याएं है वो है पूर्ण संख्या। दूसरी है पूर्ण संख्या। इसको हम लोग निरूपित करते हैं किससे, W से निरूपित करते हैं मेरे भाई। इसको हम लोग निरूपित करते हैं किससे, W से निरूपित करते हैं। और ये सारी प्राकृतिक पूर्ण संख्या के अंदर भी क्या कर देंगे, सारी की सारी प्राकृतिक संख्याओं को ही डाल देंगे। जैसे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, ये कहाँ तक, अनंत तक चलती जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ हम लोग पूर्ण संख्या में किसको जोड़ देते हैं, एक और संख्या को जोड़ देते हैं, शून्य। और ये जो शून्य है ये प्राकृतिक समय प्राप्त नहीं है, बल्कि इसकी खोज हमारे ही एक भारतीय सन्यासी जिनका नाम क्या है, आर्यभट्ट है, उन्होंने क्या कर दिया था, डिस्कवर कर दिया था। उन्होंने ही क्या किया था, इसका खोज किया था। इसीलिए जब भी हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को जोड़ देते हैं तो वह संख्याएं क्या हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं। और प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाती है, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। और वो कहाँ तक जाती हैं, इन्फिनिटी तक जाती हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। उसी में अगर हम शून्य को जोड़ दें तो वो क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ये आप कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वास्तविक संख्या को समझने के लिए इन सारे बेसिक चीजों को समझना जरूरी है। ठीक है, तो एक हो गया आपका प्राकृतिक संख्या, एक हो गया आपका पूर्ण संख्या। अब जो अगला कैटेगरी आता है, अगला जो श्रेणी आता है वो आता है आपका पूर्णांक। वो आता है पूर्णांक। यानी कि जब इन दोनों की खोज की गई, जब ये दोनों को कैटेगराइज किया गया, किसकी, प्राकृतिक संख्या को और पूर्ण संख्या को, तो अब पूर्णांक आ गया। इसको हम निरूपित करते हैं जेड के साथ। इससे निरूपित करते हैं जेड के साथ। अब पूर्णांक जैसे ही आ गया भाई, पूर्णांक जैसे ही आ गया, इसका मतलब क्या हुआ ना कि अब हमारे पास ये सारी संख्याओं को तो हमने कैटेगरी कर दिया। वो ये पॉजिटिव को कर, मतलब 1 2 3 4 को कर दिया, 0 भी कर दिया। अब एक संख्या दौड़ते दौड़ते ऐसे ऐसे करके दौड़ता हुआ आया। एक वो संख्या कौन था, ये था -1 -2 -3 -4। ये था -1 -2, इधर भी कहाँ तक, अनंत तक। यस, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं आ गई। अब इन्होंने कहा कि भैया हमें कहाँ रखोगे आप, आपने तो 2 कैटेगरी बनाई। पहला क्या बनाई, प्राकृतिक संख्या बनाई, पूर्ण संख्या। हमारे लिए तो कोई जगह नहीं बचाया आपने, हमारे लिए तो कोई जगह नहीं बचाया। तो उन्हीं को जगह देने के लिए एक और कैटेगरी का निर्माण किया गया, जिसका नाम क्या था, पूर्णांक था। और ये क्या है, सारी ऋणात्मक संख्याओं को रखा गया और साथ ही साथ ये पूर्ण संख्याओं को भी रखा गया, यानी कि 0 1 2 3, ये अनंत तक चलती चली जाएंगी। ये इधर भी अनंत तक, इधर भी अनंत तक, यानी कि सारी ऋणात्मक संख्याएं शून्य और सारी धनात्मक संख्याओं को क्या कर दिया गया, पूर्णांक में रखा गया। अब पूर्णांक का निरूपण जेड से किया गया। अब यार बात ये हो गया ना कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। ये अब जो बांटने वाला जो आदमी था वो एकदम खुशी में था कि यार हमने 3 कैटेगरी बांट दिया, आप टेंशन कोई बात नहीं है, अब कोई आएगा नहीं। इतने में एक संख्या क्या हो गया, दौड़ता 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 आया। कौन था वो संख्या, वो था 1/2।
वह था 1/2, यानी कि भिन्न संख्याएं, वह था 1/2, वह था 3/4, वह था 9/5, यानी कि जितने भी सारे कितने संख्याएं थे, भिन्न संख्याएं थी। तो अब उन्होंने कहा कि भैया आपने तो प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक कर दिया, सबको रख दिया, ऋणात्मक को भी जगह दे दी, धनात्मक को भी जगह दे दी, शून्य को भी जगह दे दी, हमें कहाँ रखोगे आप, हमें हमारे लिए क्या जगह है। तब और एक कैटेगरी का निर्माण किया गया और इसका नाम क्या था, परिमेय संख्या भाई। जिसका नाम क्या दिया गया, जिसका नाम दिया गया क्या, परिमेय संख्या। और इसको हम लोग निरूपित करते हैं किससे, क्यू से। परिमेय संख्या का मतलब वो संख्याएं होती है जो p/q के रूप में, यानी कि भिन्नात्मक रूप में लिखी जा सकती हैं, यानी कि जिसको p/q के रूप में लिखी जा सकती है, भिन्नात्मक रूप में लिखी जा सकती है। और जहां पर p और q क्या होंगे, p और q आपके क्या होंगे, ये आपके पूर्णांक होने चाहिए, ये आपके पूर्णांक होने जरूरी है भाई। और नीचे वाली संख्या जो q है, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए, हर आपका कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, इसको परिमेय संख्या के रूप में। तो अब इनको भी जगह मिल गई, ये क्या थे, 1/2 थे, p/q के रूप में इनको लिखा गया था। देखिए 1/2 मतलब फ्रैक्शन के रूप में इसको भिन्नात्मक रूप में लिखा गया था। और यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 भी है, और 1 और 2 क्या है, p और q दोनों भी क्या है, पूर्णांक है। तो अब ये बंदा खुश हो गया कि भाई अब मैंने सारे को क्या बांट दिया, p/q के रूप में। इसका मतलब देखिए p/q के रूप में लिखी जाने वाली हर संख्या जहां पर p और q पूर्णांक होंगे और q 0 नहीं होगा, वो क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे मेरे भाई। इसका मतलब एक चीज और देखिए, आप लोग ध्यान देने वाला बात है। इसका मतलब यार अगर यहाँ पे 1 है, 1 तो पूर्णांक के अंदर आता है, तो मैंने अगर 1 लिखा और 1 के नीचे 1 कर दिया, 1/1 लिखा, इसका मतलब कोई चेंज तो मैंने नहीं किया। जैसे 1/1 लिखा, इसी तरह 2/1 लिखा, इसी तरह 3/1 लिखा, ये तो मैंने कोई संख्याओं में चेंज नहीं किया, बदलाव नहीं होती है। 2/1 लिखने से क्या बदलता है, कुछ नहीं बदलता है भाई। लेकिन एक चीज बदल जाएगा भाई, जैसे 2/1 लिखा तो इसको मैंने क्या कर दिया, फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया, यानी कि भिन्नात्मक रूप में लिख दिया, p/q के रूप में। और q देखिए यहाँ पर 0 है, नहीं है, q नॉट इक्वल टू क्या है, q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी q 1 है। तो ये भी तो ये भी तो p/q के रूप में आ गया भाई। यानी कि ये जो जितनी भी संख्याएं पूर्णांक हैं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये सारी संख्याएं किसके अंदर आ गई, अब परिमेय संख्या के अंदर आ गई। यानी कि ये सारी संख्याएं, पूर्णांक जितने भी पूर्णांक हैं वो सारे का सारे क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। जितने भी पूर्ण संख्या होंगी वो क्या होंगे, वो परिमेय संख्याएं होंगी। जितने भी प्राकृतिक संख्याएं वो भी क्या होंगे, परिमेय संख्या के अंदर ही आ जाएगा। तो ये कैटेगरी था। अब आदमी खुश था कि अब मैंने सबको जगह दे दिया, भिन्न को भी जगह दे दिया, ऋणात्मक को भी जगह दे दिया, शून्य को भी जगह दे दिया, पॉजिटिव को भी जगह दे दिया, धनात्मक को भी जगह दे दिया। अब मेरे पास कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इतने में एक आदमी और दौड़ता हुआ आया और बोला, भैया मेरा नाम तो √5 है, मेरा नाम तो √5 है, मेरा नाम तो पाई है, मेरा नाम तो √2 है। आपने हमारे लिए जगह नहीं बचाई, आपने हमें प्रॉपर्टी से अलग कर दिया, आपने हमारे लिए जगह नहीं बचाई भाई। तो इन्होंने क्या किया कि भैया बोला मैंने बड़ा मेहनत से इतना तो कैटेगराइज किया है, इतना तो बनाया है इन्हें, अब इनके साथ तो तुम्हारे लिए कोई जगह बची नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें एक अलग जगह दे देता हूँ। जैसे हमारे इधर नहीं होता है, जब 3-4 बेटे मिलकर घर को मतलब डिवाइड करते हैं, तो किसी को ये मिला, किसी को वो मिला, तो कुछ को बेचारे लोगों को कहाँ मिलता है, दूर जाके मिलता है, बड़ा दूर मिलता है। इनके साथ नहीं मिलता है, उनको दूर अलग जगह मिलता है। इसी तरह इस बेचारे को क्या कर दिया गया, एक अलग जगह दे दिया गया, और उसका नाम क्या रखा गया, अपरिमेय संख्याएं। उसका नाम दिया गया अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर इसको कहा जाता है, अपरिमेय संख्या इसका नाम दिया गया। जहां पर क्या हो गया, √5, √2 और पाई जैसी संख्याओं को क्या कर दिया गया, रख दिया गया। तो ये था संख्याओं का कैटेगराइज था, ये संख्याओं का क्या था, कैटेगरी था, ये संख्याओं का क्या था, कैटेगरी था। अब देखिए अब असली खेल शुरू होता है यहां से। अब लोगों ने कहा कि भाई आपने जब इतना कुछ बांट दिया इसको, ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, तो कोई बताएगा कि इसमें से वास्तविक संख्या कौन सी है, रियल नंबर कौन सा है, किसको हम माने कि कौन वास्तविक संख्याएं हैं भाई, कैसे पता चलेगा, कैसे पता करें। तो जो आदमी था बांटने वाला, वो बेचारा बोला कि यार बहुत दिक्कत हो गया है। तो उसने कहा टेंशन लेना आपको लोगों को नहीं है, ये जितने भी सारी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी मेरे भाई, ये सारी संख्याओं को नाम दे दिया गया क्या, वास्तविक संख्या। ये सारी संख्याओं को नाम क्या दे दिया गया, वास्तविक संख्या कहा गया। इन सारी संख्याओं को उसने नाम क्या दे दिया, वास्तविक संख्या की। ये सारी संख्याएं हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे परिमेय हो, अपरिमेय हो, वो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। अब देखो यार एक चीज और देखिए, ये जो आपका प्राकृतिक संख्या है, ये आपका प्राकृतिक संख्या है। मुझे बताइए कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्ण संख्या के अंदर है, क्या सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 से अनंत तक क्या पूर्ण संख्या के अंदर है, 0 1 2 3 4, बिल्कुल है सर, 1 2 3 4 1 2 3 4 अनंत तक है, 0 को छोड़कर। यानी कि सारी प्राकृतिक संख्याओं को मैं पूर्ण संख्या बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ भाई, क्योंकि सारी प्राकृतिक संख्याएं किसके अंदर है, पूर्ण संख्या के अंदर है। अब मुझे एक बताओ, ये जो सारी पूर्ण संख्याएं हैं क्या वो पूर्णांक के अंदर है, बिल्कुल है।
शून्य भी है, 1 है, 2 है, अनंत तक इधर भी है, साथ में नेगेटिव भी है। यानी कि सारी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो किसके अंदर है? पूर्णांक के अंदर भी है। सारी जो पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक के अंदर भी है। पूर्णांक हम लोग किससे निरूपित करते हैं? जेड से निरूपित करते हैं। अब मुझे बताओ, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सारी पूर्णांकों को, चाहे प्राकृतिक संख्या हो चाहे पूर्ण संख्या हो, किसी भी पूर्णांक को जब हम p/q के रूप में लिखते हैं, जैसे हम -2 लेते हैं, यहाँ पे मैंने पूर्णांक ले लिया क्या? -2, इसको मैंने लिख दिया p/q के रूप में लिखा, मैंने p/q के रूप में लिखा, और q यहाँ पर भी 0 नहीं है, यानी कि ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। यानी कि सारी की सारी जो ये गेम है ना भाई, सारी की सारी जो पूर्णांक है ये किसके अंदर आ जाएगा? परिमेय संख्या के अंदर आ जाएगा। और परिमेय संख्या का निरूपण हम लोग किसके साथ करते हैं? किसके साथ करते हैं? क्यू के साथ करते हैं, क्यू के साथ करते हैं। अब एक चीज बचा, अपरिमेय संख्या। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बेचारे के लिए कोई आमने सामने जगह नहीं रखा गया, इसको दूर में एक जगह दे दिया गया, दूर में जगह आपको रहने के लिए दे दिया गया। तो ये इन लोगों से कोई इसकी रिश्तेदारी नहीं है, बेचारे को अलग रखा गया। और ये आपका अपरिमेय संख्या को बिल्कुल ही क्या रख दिया गया? अलग रख दिया गया, और इसका ये कैटेगराइज अलग था। लेकिन जब भी वास्तविक संख्या की बात करेंगे तो इन सारी संख्याओं और इसको भी जब एक डिब्बे में रख दिया जाए, एक डिब्बे में रख दिया जाए, इसको डिब्बे में जब रख दिया जाए सारी संख्याओं को, ये नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, सबको जब एक कटोरी में रख दिया जाए, एक बक्से में रख दिया जाए, तो उसी बक्सा का नाम क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाएगा मेरे भाई। उसी बक्सा का नाम क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। उम्मीद करता हूं कि आपको वास्तविक संख्या का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग था वो समझ आया होगा कि वास्तविक संख्याओं का निर्माण हुआ कैसे भाई। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई। वो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है भाई? वो है हमारा यूक्लिड विभाजन, जिसके लिए आप शायद ये वीडियो देख रहे होंगे, मुझे लगता है। वो क्या है? वो है यूक्लिड विभाजन। वो क्या है? वो है यूक्लिड विभाजन। अब ये थोड़ा सुनने में नया है, ये थोड़ा सुनने में नया लग रहा है कि इसमें कुछ नया क्या बताया जाएगा, लेकिन इसका कंसेप्ट भाई वही है जो हम 1 2 3 4 5 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कंसेप्ट कुछ अलग नहीं है, कंसेप्ट एकदम बचपन वाला है, लेकिन नाम इसका क्या कर दिया गया है? नया दे दिया गया है, जिसका नाम क्या है? यूक्लिड विभाजन। ये क्या कहता है कि जो ए है ना आपका, ए बराबर होना चाहिए किसके साथ? BQ + R। और साथ ही साथ एक कंडीशन क्या दिया हुआ रहता है कि ये 0 R जो है ना, या तो 0 से बड़ा होना चाहिए, फिर 0 के बराबर होना चाहिए, और ये जो R जो है ना वो B से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। यानी कि R B से छोटा होना चाहिए, या फिर 0 और यानी कि R जो है ना ये 0 के बराबर होना चाहिए या फिर बड़ा होना चाहिए, और R जो है ना वो B से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अब आपको नहीं समझ आया कि इसमें से ये क्या है, A क्या है, B क्या है, Q क्या है, R क्या है? नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, अभी समझते हैं भाई। थोड़ा सा बैकग्राउंड इधर चलते हैं, समझते हैं, इसको थोड़ा बाद में समझेंगे। ये आया कहाँ से, ये कंसेप्ट बना क्यों, ये यूक्लिड विभाजन का ये जो थ्योरी आपको अपने किताबों में देखा होगा, टीचर्स भी पढ़ा देते हैं, लेकिन ये बना कैसे, ये थोड़ा सा देखते हैं भाई, ये आया कहाँ से। तो यार हम लोग भाग तो 1 2 3 4 5 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते हैं? जैसे अब मैंने यहाँ पर 2 लिखा, अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूँ तो ये 2 4 जा 2 चौकी 8, बचा कितना? 1। 2 चौकी 8, बचा कितना? 1 बचा। अब मुझे बताओ मेरे भाई, अगर मुझे 9 लाना है, 9 = अगर मुझे लिखना है, तो मुझे क्या करना होगा? 2 को 4 से मल्टीपल करना होगा सबसे पहले, और प्लस क्या करना होगा? 1 कर देना होगा। ये प्लस क्या कर देना होगा? 1 कर देना होगा। अब ये तो बचपन वाला कॉन्सेप्ट है भाई, ये तो बचपन वाला कॉन्सेप्ट है। और हम इसमें 9 को क्या बोलते हैं? हम इसमें 9 को क्या बोलते हैं? ये जो 9 है, ये जो 9 है इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं। ये जो 2 है इसको भाजक बोलते हैं, ये जो 2 है इसको भाजक बोलते हैं। ये जो 4 है इसको भागफल बोलते हैं, ये जो 4 है इसको भागफल बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं। उसके बाद जो ये 1 बचता है भाई लास्ट में, इसको क्या बोलते हैं? इसको शेषफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शेषफल। कंसेप्ट समझ आया भाई कहाँ से मैंने क्या बोला? ये हम जो बचपन वाला भाग जो करते हैं ना, उसी को मैंने दिखाया है। यहाँ पर मैंने क्या बोला? 9 अगर मुझे लाना है तो 2 को 4 से मल्टीपल करना होगा, साथ में प्लस ऐड करना होगा किसको? शेषफल को। तो 9 क्या कहलाता है? भाज्य। 2 क्या कहलाता है? भाजक। 4 क्या कहलाता है? भागफल। और ये 1 क्या कहलाता है? शेषफल। अरे मेरे भाई, यहाँ भी सेम ही कंसेप्ट यूज किया गया है, यहाँ भी कुछ अलग चीज़ों का बात नहीं किया गया है, यहाँ भी यही कहा गया है। यहाँ पर ए क्या है? ए आपका भाज्य है, ए आपका भाज्य है, बराबर बी आपका बताइए क्या होना चाहिए? भाजक होना चाहिए। बी आपका भाजक होना चाहिए। क्यू आपका क्या होना चाहिए? क्यू आपका भागफल होना चाहिए, क्यू आपका भागफल है। और आर की बात करें तो आर आपका क्या है? शेषफल है मेरे भाई, आर आपका शेषफल है। आपको समझ आया कि ए बराबर BQ + R जो हमने लिखा, ये जो कंसेप्ट लिखा जो कि यूक्लिड विभाजन का कंसेप्ट है। यूक्लिड विभाजन यही कहता है कि सारे जो आपका संख्याएं दी गई है उसका हम लोग फॉर्मेट कैसे तोड़ेंगे? ए बराबर BQ + R के रूप में तोड़ेंगे। तो ये ए बराबर BQ + R आया कहाँ से भाई?
ये हमारा जो हम बचपन से 2 क्लास से जो पढ़ते आ रहे हैं ना भागा, वहीं से आया है, जहाँ पर अगर हमें भाज्य निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। वही मैंने किया है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। कुछ अलग चीज़ें नहीं है, कुछ नया चीज़ें नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि यूक्लिड विभाजन में कुछ नया नहीं है, पुरानी चीज़ों को ही स्टेटमेंट तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो ये था आपका यूक्लिड विभाजन। अब यूक्लिड विभाजन हम लोग पढ़ते क्यों हैं, क्यों पढ़ना है यूक्लिड विभाजन, ये भी एक बात है। जिसका कोई यूज नहीं हुआ हम लोग क्यों पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन, भाई होना चाहिए कुछ कारण। तो यूक्लिड विभाजन हम लोग पढ़ते हैं किन्हीं दो संख्याओं के बीच, किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच। अगर हमारे पास जैसे पूर्णांक दे दिया गया है 6 और 4 दे दिया गया है, तो हम इन दोनों के बीच अगर हमको HCF निकालना है, HCF अगर निकालना है, HCF का मतलब हो जाता है महत्तम समावर्तक। इसका यूज हम लोग करते हैं मौसा निकालने में, मौसा निकालने में करते हैं, मौसा निकालने में करते हैं, यानी कि महत्तम समावर्तक निकालने में किसका यूज करते हैं, यूक्लिड विभाजन का यूज करते हैं। किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच अगर हमको HCF निकालना है तो हम किसका यूज करेंगे, यूक्लिड विभाजन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, यूक्लिड विभाजन का यूज करेंगे। जैसे 6 और 4 यहाँ पर अगर मुझे पता है, तो अब यार मुझे एक चीज़ बताओ, अगर हमें मौसा निकालना है तो मौसा तो हमको और भी दूसरे तरीके से निकालने का पता है। महत्तम समावर्तक अगर हमको निकालना है तो हम यूक्लिड विभाजन का यूज क्यों करेंगे। बात ये है, ये तो हम पहले भी सीख चुके हैं ना। तो अरे भाई, जो आपने पहले सीखा है ना, उसी कंसेप्ट का यूज यहाँ पे किया गया है यूक्लिड विभाजन में कैलकुलेट करने के लिए। नया कुछ नहीं है। यूक्लिड विभाजन ने क्या कर दिया है कि आपने जो भागफल विधि से जो आपने मौसा निकालना सीखा था ना, महत्तम समापवर्तक जो आपने निकालना सीखा था, मौसा जो आपने निकालना सीखा था, वो भागफल वाला विधि से, उसी विधि का स्टेटमेंट रूप, उसी विधि का लिखित रूप किसने दिया था, यूक्लिड ने दिया था। और उसी यूक्लिड का इस विभाजन रूप को क्या नाम दिया गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी कहा जाता है इसको। यूक्लिड विभाजन क्या कहा जाता है, प्रमेयिका। इसको क्या कहा जाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी इसी चीज को कहा जाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। जैसे मैं 6 और 4 का अगर मुझे HCF निकालना है, ठीक है, तो 6 और 4 का अगर मुझे HCF निकालना है, 6 जैसे मैंने 4 और 6 का मुझे HCF निकालना है, तो एक तरीका है गुणनखंड वाला। गुणनखंड वाला कैसे करेंगे, 4 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से 4 जाएगा, 6 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 दुगनी 6, और कितना, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा। अब कॉमन पॉइंट कौन सा है, ये 1 है और 2 है, कॉमन का कितना है 1 और 2। तो अब HCF बराबर क्या लिखते हैं, HCF बराबर क्या लिख देते हैं, 1 × 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2। यानी कि HCF आपका क्या निकल जाएगा, 2। तो ये तो आपका कौन सा मेथड हुआ भाई, ये आपका कौन सा मेथड हुआ, ये तो आपका गुणनखंड मेथड हुआ। जब बड़ी संख्याएं आ जाएंगी तो आप गुणनखंड मेथड से नहीं कर सकते। जैसे 921 दे दिया, 555 दे दिया, 120 दे दिया, 980 दे दिया, तो आप इनका क्या गुणनखंड निकालते बैठोगे, नहीं। तो उसके लिए हम दूसरा विधि का यूज करते हैं, जो हमने शायद 8 या 9 क्लास में पढ़ा होगा। उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल विधि। दूसरा विधि हम लोग क्या होता है, भागफल विधि। जैसे 4 और 6 दिया है, मुझे गुणनखंड का आइडिया नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, भागफल विधि से जाऊंगा। पहले किसको लिखूंगा, 4 को लिखूंगा, फिर किसको लिखूंगा, 6 को लिखूंगा, फिर भाग कर दूंगा। 4 1 जा 4, कितना बचा 2, 4 1 4, कितना बचा 2 बचा। फिर इस 2 को भाजक बना के इसको यहाँ पे उतार दूंगा, 4 को उतार देता हूँ, 4 को उतार देता हूँ, तो 2 2 जा 4। शेषफल कितना आ गया, 0। लेफ्ट साइड में जो चीज़ आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक को। ये जो भाजक बचता है, ये जो भाजक है, यही आपका क्या है, HCF है। और HCF बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। और ये प्रक्रिया हम कब तक करेंगे, ये प्रक्रिया हम कब तक करेंगे, अरे भाई ये प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब हमारा शेषफल, जब तक हमारा शेषफल कितना ना आ जाए, शून्य ना आ जाए, शून्य ना आ जाए, शून्य ना आ जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया क्या चीज़ है। अब यूक्लिड विभाजन से इसी चीज़ को करके देखता हूँ, यूक्लिड विभाजन से इसी चीज़ को करके देखता हूँ। मैं यूक्लिड विभाजन करता हूँ किसको करके, 4 और 6 को लेकर करता हूँ, 4 और 6 को लेकर करता हूँ यूक्लिड विभाजन। ठीक है, अब देखो यार, यूक्लिड विभाजन क्या कहता है कि जो बड़ी संख्या है उसको पहले लिखेंगे। यानी कि जैसे 6 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 4 है, यानी कि 6 बड़ा है, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य। कॉन्सेप्ट यही है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। तो भाज्य हमारा कितना हो जाएगा, 6। अब मुझे बताइए, अगर मेरा भाजक 4 है, अगर मेरा भाजक 4 है, तो मैं क्या भागफल और शेषफल नहीं निकाल सकता, तो मैं कैसे निकालूंगा। यहाँ पे मैं भागफल, और ये मेरा भागफल भाजक है, भागफल और शेषफल कैसे आएगा, तो मैं 4 इधर लिखूंगा, इधर 6 से डिवाइड कर दूंगा, तो 4 1 जा 4, शेषफल कितना गया, तो मेरा एक बार भाजक कितना, यहाँ पर भागफल कितना गया, 1 आ गया, 1 आ गया, शेषफल कितना आ गया, प्लस का 2 आ गया। तो एक बार तो ये प्रोसेस हो गया। अब हमें ये प्रोसेस कब तक करना है, जब तक हमारा शेषफल क्या ना आ जाए, शून्य ना आ जाए मेरे भाई। तो हमको शेषफल क्या लाना है, शून्य। अब हम दूसरा बार करते हैं, तो दूसरा बार के लिए हम भाज्य किसको लेंगे, इस 4 को लेंगे। तो दूसरा बार के लिए भाज्य तो हम इस 4 को लेंगे, लेकिन इस बार हम लोग भाजक किसको ले लेंगे, 2 को लेंगे, 2 को लेंगे। अब 4 मैंने रखा, अब मुझे भागफल निकालना है और शेषफल निकालना है। भागफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 2 से इस 4 को डिवाइड कर देंगे, तो 2 2 जा 4, मेरे पास क्या निकल जाएगा, 0। अब मुझे पता चल गया कि इसके साथ अगर मैं 2 को मल्टीपल करता हूँ, मेरा भागफल ये 2 है और मेरा शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। और इसका मतलब मुझे क्या पता चल गया कि अब जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया, अब हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या हो गया, यहीं पर समाप्त हो गया। और हमें HCF का पता चल गया। ये जो भाजक होती है ना, ये जो भाजक होती है ना, यहाँ पे जो भी संख्याएं भाजक होती है ना, वही क्या कहती है, HCF कहती है।
वही क्या होती है एचसीएफ। अब मुझे बताइए, जो मैंने यूक्लिड विभाजन तरीके से ये भाजक एचसीएफ निकाला 2, क्या ये सेम टू सेम विधि हमने यहाँ पर यूज नहीं किया? भागफल वाला में सेम स्टेटमेंट नहीं है, सेम चीज नहीं है, लेकिन क्या किया कि यहाँ पे हमने इसको नॉमरिकली सॉल्व कर दिया। यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि इसको भागफल विधि से सॉल्व कर दिया, और इसी बंदे ने यूक्लिड ने क्या करा कि इसी विधि को एक स्टेटमेंट के रूप में लिखा, स्टेटमेंट के रूप में बना दिया, और इसका नाम क्या कर दिया? यूक्लिड विभाजन रख दिया। जबकि ये हम जो वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं 7, 8, 6, 5 क्लास में, भागफल विधि से एचसीएफ निकालने का तरीका ही यूक्लिड विभाजन तरीका है मेरे भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि यूक्लिड विभाजन का जो तरीका है ये आया कहां से है, ये आया कहां से, ये बना कहां से? ये बना है भाई हमारे उस भागफल वाले विधि से, इसमें कुछ नया नहीं है, भागफल वाले विधि से बना है। ठीक है, अगर आपको अभी तक ये चीज समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा, और मैं आगे के और एग्जाम्पल्स लेता हूं ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग इस पर बन पाए। ठीक है, तो चलिए अब हम एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो हमारा छोटा सा हो गया एग्जाम्पल, अब एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं भाई। एक बड़ा एग्जाम्पल कैसे लेते हैं देखते हैं। तो एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा क्या एग्जाम्पल है? 455। हमारा एग्जाम्पल है 455 और 42। इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। इन दोनों का क्या निकालना है? एचसीएफ, यानी कि मौसा निकालना है। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन विधि से। किससे निकालना है? यूक्लिड विभाजन विधि से निकालना है। यूक्लिड विभाजन विधि से निकालना है। ठीक है भाई, तो पहला तरीका मेरा क्या होगा? जो बड़ा संख्या है वो भाज्य हमारा होगा भाई। इसको तरीके से इसी तरीके से लिखना है, मैंने फिर बताया इसी तरीके से लिखना है। ये जो हमारा तरीका है ना, इसी तरीके से इसको फॉर्मेट करना है। तो भाज्य हमारा कितना? भाज्य हमारा 455, भाजक हमारा कितना? 42, 42 आ गया। अब हमें भाजक चाहिए यहाँ पे, अब हमें क्या चाहिए? भागफल चाहिए, और हमें क्या चाहिए? शेषफल चाहिए। तो हम कैसे निकालते हैं? अब 42 को 455 से भाग दे देंगे, 42 को भाग देंगे कितना से? 455 से भाग दे देंगे मेरे भाई। अब अनुमानित भाग कितना जाएगा देखिए आप लोग, तो मुझे लगता है 420, 10 से चल जाए, 10 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 420। अगर मैं 11 से इसको 11 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 465 आ जाएगा, 462 आ जाएगा। अब 62 तो ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो 42 को 10 से डिवाइड किया, 420, बचा कितना? 35 मेरे पास बचा। यानी कि मेरा भागफल कितना बच गया? 10, और शेषफल कितना बचा? 35। मैं वही करता हूँ, भागफल मैंने कितना लिखा? 10, शेषफल मेरा कितना बचता है? शेषफल मेरा कितना बचा? 35। अब मैंने यहाँ पर 35 को लिख दिया, 35 को मैंने यहाँ पर करके लिख दिया। अब मेरा जो भाज्य हो जाएगा ना, अगला प्रोसेस मेरा क्या हो जाएगा? अब हमारा जो भाज्य हो जाएगा ना, वो हमारा भाज्य हो जाएगा 42। अब हमारा भाज्य हो जाएगा 42, और हमारा जो भाजक हो जाएगा वो हो जाएगा 35। वो हो जाएगा क्या? 35। हमारा भाज्य हो गया 42, हमारा जो भाजक हो गया वो हमारा 35 हो गया। अब हमें निकालना है फिर से क्या? भागफल और शेषफल निकालना है। अब हमें निकालना है क्या? भागफल और शेषफल निकालना है। तो इसका निकालने का तरीका क्या है? अब हम लोग 35 लेंगे और डिवाइड कर देंगे कितना से? 42 से। तो ये तो 35 दुगनी कितना हो जाएगा? 70। ज़्यादा हो जाना तो 35 से ही करना होगा। तो 35 से 35 करते हैं तो कितना बचता है? 7 और 5 12, 7 बच गया। यानी कि हमारा भागफल कितना आ गया? 1 आ गया। हमारा भागफल कितना आ गया? 1 आ गया। शेषफल कितना आ गया? 7 आ गया मेरे भाई। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा कितना आ गया? तो 3517। अब हमारा अगला प्रोसेस क्या हो जाएगा? ये जो अब 35 था ना, अब ये हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा भाज्य हो जाएगा। अब और हमारा भागफल क्या हो जाएगा? भागफल नहीं, भाजक। ये हमारा भाज्य हो गया 35, हमारा भाजक कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब हमको फिर से क्या चाहिए? एक। अब हमें फिर से क्या चाहिए? हमें फिर से एक चाहिए हमें फिर से भागफल चाहिए और शेषफल चाहिए। अब 7 से डिवाइड करते हैं किसको? 35 को। तो अब देखते हैं कितना आ जाएगा? 7 5 जा 35। ये तो पूरा पूरा चल गया मेरे भाई। अब ये 0 आ गया, यानी कि हमारा भाजक कितना आ गया? हमारा भागफल कितना आ गया? 5 आ गया, और हमारा शेषफल कितना आ गया? 0। अब ये प्रोसेस यहीं पर खत्म हो गया। यूक्लिड विभाजन कहता है कि ये प्रोसेस हमको तब तक करते रहना है, तब तक करते रहना है जब तक हमारा शेषफल क्या ना आ जाए? 0 ना आ जाए। तब तक हमारा शेषफल क्या ना आ जाए? 0 ना आ जाए। अब हमारा शेषफल 0 आ चुका है, तो हम जानते हैं कि जब भी हमारा कोई लास्ट स्टेप चलता रहता है, लास्ट स्टेप जहाँ से खत्म होता है, जो स्टेप में खत्म होता है, उस स्टेप का जो भाजक होता है ना, उस स्टेप का जो भाजक होता है ना, वही क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। उस स्टेप का भाजक ही क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ कहलाता है, यानी कि क्या निकल कर गया? 7। यानी कि अगर हम बात करेंगे, यानी कि 455 और 42 के बीच एचसीएफ की बात करें तो वो हमारा कितना निकल जाएगा? 7 निकल जाएगा। किस विधि से हमने निकाला? यूक्लिड विभाजन विधि से। ठीक है, ये हमने क्या निकाला? यूक्लिड विभाजन विधि से हमने क्या? एचसीएफ कितना निकाल लिया? 7 निकाल लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो यूक्लिड विभाजन का प्रमेय है समझ में आ गया होगा कहाँ से हमने इसको लिया है और ये किस पद्धति से ये सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और एक बार इसको समझने का कोशिश करते हैं कि ये जो चीज़ें आई ये कहाँ से आई, ये कहाँ से आई। ठीक है, अब देखिए ये मैंने बड़ा राम कहानी इधर बताया भाई। अब हम अपना जो स्कूल वाला है ना 8, 9, 10 वाला वो करते हैं। तो हमारा स्कूल वाला 10th कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 42 जो छोटी संख्या है उसको भाग कर देना है बड़ी संख्या के साथ।
यानी कि जो बड़ी संख्या है उसको भाग कर देना है जो छोटी संख्या है उसके साथ, ठीक है। अब भाग करता हूँ तो ये हमारा 10 होता है, कितना बचता है 420, बचा कितना मेरे पास 35 बचा। अब ये जो 35 होता है ना, इसको भाग करते हैं और इसको उतारते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट था भाई HCF निकालने का। 42 को इधर लिखते हैं तो 35 बन जा 35, बचा कितना 7 बचा होगा। अब 7 को तो ब्रैकेट लिखते हैं, अब ये इसको उतारते हैं इधर, अब इसको उतारते हैं इधर, तो 7 पंची 35, तो 7 पंची कितना हो जाएगा 35। ये भी प्रोसेस तब तक करते रहते हैं जब तक यहाँ पर हमारा शेषफल क्या ना जाए 0। अब मुझे बताइए जो मैंने इतना कुछ लिखा, क्या ये यहाँ से नहीं आया है क्या? आप लोग बोलोगे सर दिख तो नहीं रहा, दिखाता हूँ भाई। देखो भाज्य आपका कितना 45, भाज्य आपका कितना 45, यानी कि 455, माफ करिएगा 45 नहीं 455, भाज्य आपका 455। इस 455 के लिए हमारा बताइए भाजक और भागफल क्या है? तो भाजक आप बोलिएगा 42 है, आपका भागफल 10 है और शेषफल कितना बचा है 35 बचा है, 35 बचा है। अब मुझे बताइए अगर जिस टाइम आपका 42 भाज्य रहा होगा, जिस टाइम आपका 42 भाज्य रहा होगा, 42 आपका भाज्य रहा होगा, तब आपका भागफल क्या है और शेषफल क्या है? तब आपका जो है ना ये 35 तब का भाजक हो जाएगा, साथ ही साथ 1 आपका क्या निकल के आ जाएगा मेरे भाई, ये भागफल है। शेषफल कितना बचता था इस टाइम पे 7 बचता था। अब जब 35, अब जब 35, अब जब आपका 35 क्या रहा होगा भाज्य रहा होगा, तब हमको बताइए कि भाजक कितना है 7 है, भागफल कितना है 5 है और शेषफल कितना है 0 है। अब मुझे बताइए इस चीज में और इस चीज में कोई अंतर है? तो यूक्लिड विभाजन कोई नया पद्धति नहीं है, नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उन्होंने क्या कर दिया कि हमारा जो भाग वाला विधि था, हम जो भाग के थ्रू हम क्या निकालते थे, अपना जो HCF निकालते थे, उसी विधि को उन्होंने क्या कर दिया कि एक स्टेटमेंट का रूप दे दिया, एक लिखित रूप दे दिया, और उसी हम लिखित रूप को किस रूप में पढ़ते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में पढ़ते हैं। तो यार उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये तो हमने आज समझाने के लिए किया। अब हम अगला क्लास में जब इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, यानी कि 1.1 एक्सरसाइज को जब बनाएंगे, ठीक है ना, तब हम क्या करेंगे, तब हम उसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखा जाता, हम तब ऐसे लिखेंगे जब एग्जाम में आप कैसे लिखिएगा। आपका एग्जाम में तो ऐसे नहीं लिख दिएगा ना सीधा सीधा, वहाँ पे तो कुछ कुछ स्टेटमेंट देना होगा, कुछ कुछ आपको जोड़ना होगा यहाँ पे। तो वो तरीका हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में सीखेंगे जब हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, ठीक है भाई। अगर आपको वीडियो यहाँ तक आपने देखा और आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है।